फास्ट फूड, इन सब चीज़ों में कोल्ड ड्रिंक्स, हाई शुगर ड्रिंक्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे लाइफस्टाइल के अंदर में बहुत बुरे तरीके से अब एंटर हो चुकी है, बल्कि घर बना चुकी हैं। क्विक मेथड से अगर आप बॉडी बनाना चाह रहे हैं और उस चक्कर में अगर आप स्टीरॉइड्स का यूज़ करते हैं, अगर आप कोई टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगाते हैं इन पर्टिकुलर, तो ये स्टीरॉइड्स और टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो मेल्स के अंदर में उल्टा उनके स्पर्म्स को कम कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। लैपटॉप अपने लैब पे रखते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई भी टाइट अंडरगारमेंट्स जीन्स पहन के बहुत लंबे देर के लिए बैठते हैं, बहुत लंबे देर के लिए सोना करते हैं, ठीक है, जो गर्म पानी के ये जो सारी चीज़ें हैं ये टेस्टिस के आसपास का जो एरिया है उसको गर्म रखती है। वाइरल इन्फेक्शंस एक्सपेंड होके पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ बन के वो आगे आपकी ट्यूब्स इन सब चीज़ों को काम करने की क्षमता के ऊपर करता है। नमस्कार, द हेल्थ टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तान्या पाठक। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में और इस बारे में हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं सरब हेल्थ केयर के फाउंडर डॉक्टर सरबजीत सिंह। नमस्कार डॉक्टर सरबजीत सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार तान्या जी, और नमस्कार स्वागतम दर्शकों का जो जहां से भी बैठे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सरब, मुझे सबसे पहले ये जानना है कि आज जो इनफर्टिलिटी है वो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है या फिर मेडिकल प्रॉब्लम है? तान्या जी, ये जो इनफर्टिलिटी है ये मैं कहूँगा कि दोनों तरह से आप सही हैं, यानी कि ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम भी है जो बढ़ रही है और आगे आने वाले इस टाइम पे अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये और बढ़ेगी और ये मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो गूगल, एआई से जिससे भी आप पूछेंगे तो लाइफस्टाइल, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है ये बहुत बदल चुका है, आप समझ रही होंगी। पुराने टाइम पे जो हमारे दादा परदादा के टाइम से आजकल का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसके अंदर में खाना पीना बहुत बदल चुका है। फास्ट फूड, इन सब चीज़ों ने, कोल्ड ड्रिंक्स, हाई शुगर ड्रिंक्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे लाइफस्टाइल के अंदर में बहुत बुरे तरीके से अब एंटर हो चुकी हैं, बल्कि घर बना चुकी हैं। कसरत, एक्सरसाइज बहुत कम हो चुकी है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। हर छोटी सी चीज़ के लिए हम लोग यहाँ से वहाँ, अगर हमने छोटी सी सब्जी भी खरीदनी है तो हम लोग वॉकिंग ये चीज़ नहीं करते हैं, हमारे पुराने जो लोग हैं वो करते थे। तो कहीं ना कहीं पे अगर आप देखेंगी तो यस, लाइफस्टाइल बदल रहा है। इसके साथ में आपके हार्मोनल डिसबैलेंसेस, जो स्ट्रेस, एंजाइटी, इन वजह से आते हैं। आप मोटे हो रहे हैं, ओबीस हो रहे हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है जो आपके हार्मोन डिसबैलेंस कर रहा है, वो चाहे मेल है चाहे वो फीमेल है। आपके अंदर अदर प्रॉब्लम्स लाइक ब्लड प्रेशर, शुगर, ये चीज़ें भी सेकेंडरी एड ऑन होके तो आपको कहीं ना कहीं पे वो इनफर्टिलिटी यानी कि आपके फर्टिलिटी पोटेंशियल पे भी असर डाल रही है। डॉक्टर सरब, अभी आपने जिक्र किया स्ट्रेस और एंजाइटी के बारे में, और मुझे लगता है ये हर घर में और किसी न किसी को पता भी नहीं होता कि हम स्ट्रेस से ग्रसित हैं या नहीं। तो इसका इनफर्टिलिटी पे कितना हाथ है कि स्ट्रेस ही मेन एक रीज़न हो सकता है कि आप इनफर्टाइल हैं? देखिए, अगर डायरेक्टली आप बात करेंगी तो साइंस के पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है कि स्ट्रेस आपके इनफर्टिलिटी के ऊपर प्रॉब्लम डाल रही है, लेकिन स्ट्रेस इनडायरेक्टली बहुत कुछ ऐसा कर सकती है जो आपकी इनफर्टिलिटी को बढ़ा सकती है। कि सर जैसे मोटापा है वो हमारे डायरेक्टली बॉडी से जुड़ा हुआ है, स्ट्रेस हम मेंटली कह देते हैं, उसको हम थोड़ा इनफर्टिलिटी के साथ जोड़कर नहीं देख पाते। देखिए, स्ट्रेस हुआ, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हम कहें, चाहे आपके प्रोफेशन का स्ट्रेस है, चाहे आपके फैमिलियल का कोई स्ट्रेस है,
तो ये स्ट्रेस क्या करेगा, ये आपके कॉर्टिसोल बढ़ाता है। कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है, वो कॉर्टिसोल जब बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली वो आप फीमेल के हार्मोन्स ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, मेल के टेस्टोस्टेरोन, इन सब के ऊपर असर करता है। तो कहीं ना कहीं पे एग की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। मेल के अंदर में भी इनडायरेक्टली वो सीमन के ऊपर असर करना शुरू कर देगा। दूसरी चीज़ है, आप स्ट्रेस के अंदर में और अदर एक्टिविटीज़ उसको कम करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ अल्कोहल की इंटेक बढ़ जाएगी, स्मोकिंग करना शुरू कर देंगे आप, रादर देन उसको कम करना, ठीक है। तो आप दूसरी चीज़ों का, ड्रग्स का फॉर एग्ज़ाम्पल है, इन चीज़ों के, पार्टीज़ के पर, इन चीज़ों पे आप अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए पहुंच जाओगे। तो ये डायरेक्टली तो कुछ नहीं किया उसने, लेकिन इनडायरेक्टली इन चीज़ों से आपकी बॉडी पे असर पड़ रहा है। स्ट्रेस है आपके घर के अंदर में, तो आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ वो डिस्टर्ब होती है, आप कांटेक्ट प्रॉपर नहीं रख पाते हैं। सो अगर आप कहें कि इनडायरेक्टली, तो मैं कहूँगा 100 वेज हैं जहाँ पे स्ट्रेस इनडायरेक्टली आपको हिट कर रही है, आपको पता नहीं चल रहा है। डॉक्टर सर, अब अगर आपको कोई 3 ऐसे रीजंस देने हो जो हम डेली करते हैं या जिससे हम इनफर्टाइल हो सकते हैं और हमें पता भी नहीं है कि इस चीज़ से इतना फ़र्क पड़ सकता है, तो आप किन रीजंस को सबसे बताएंगे? पहली चीज़ कहूँगा मैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो आपको एक्सरसाइज जो है वो रूटीन बनानी है। सो एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आपको जिमिंग ही करनी है, कि जिम में जाएंगे और हमने अपनी बॉडी बनानी है, ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब हो गया कि आपने अपनी बॉडी को एक काम पे लगाया हुआ है। सो वो आप वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक, फास्ट वॉक, रनिंग कर सकते हैं। आपके घर में साइकिल है तो आप साइकिल से लगा सकते हैं चक्कर, पार्क में जा सकते हैं। कोई एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जैसे पार्क के अंदर में हम कहते हैं कि कुछ फीमेल्स ने एसोसिएशंस बनाई होती है, बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। स्विमिंग जा सकते हैं। अब आज इतना बढ़िया क्या कहते हैं, उसका मौसम हो रहा है जो स्विमिंग के लिए बिल्कुल अनुकूल है, तो आप स्विमिंग जा सकते हैं। सो एक्सरसाइज इज़ वन थिंग जो मैं कहूँगा, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, तो उसको ये ज़रूर अपनी हैबिट बनानी चाहिए। गुड हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस ठीक होता है, आपका कॉर्टिसोल कम होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन चीज़ों पे भी इनडायरेक्टली बहुत असर पड़ता है। तो एक्सरसाइज इज़ वन थिंग। दूसरा, खाना पीना। खाना पीना इम्प्रूव करेंगे तो खाना पीना, बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, फ्राइड फूड ये नहीं खाने। हाँ, कभी ओकेजनली, क्योंकि हम एक सोशल एनिमल हैं, कहीं पे जाना पड़ता है हमें, आपने खा लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रूटीनली हेल्दी फूड्स, सीजनल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बहुत सारा पानी, हम पानी भी जो कम इनटेक रखते हैं, बहुत सारा पानी, तो ये हेल्दी चीज़ें हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। आप ये करेंगी तो दूसरा मेरा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका कि इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक अच्छी डाइट लें, ठीक है। और तीसरी चीज़ है कि अपने आप को हर उन चीज़ों से, जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ड्रग्स हैं, इन चीज़ों से अपने आप को अवॉइड करना है, ठीक है। अगेन वही चीज़ है कि अगर किसी सोशल गैदरिंग में आपको जाना पड़ रहा है तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करिए, ठीक है, बट डोंट मेक इट अ हैबिट। तो ये 3 चीज़ें आपकी ज़रूर काम में आएंगी और आपकी फर्टिलिटी के पोटेंशियल को बहुत अच्छा करेंगी। सर, वो फर्स्ट रीज़न आपने एक्सरसाइज वगैरह बताया, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें जिम करने वाले लोग हैं, उनकी भी रिपोर्ट्स नॉर्मल, उस मतलब शरीर से वो फिट लिखते हैं, लेकिन उनकी भी रिपोर्ट्स जो हैं वो भी, वाइफ उनकी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। और कई बार ऐसा भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जिमिंग, स्टीरियोज एंड प्रोटीन, ये सब भी इम्पेक्ट करता है, तो क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। अगर आप, पहली चीज़ है कि जिम को अगर आप ओवरडू कर रहे हो, ओवरडू का मतलब है कि एक डिज़ायर्ड वेट से आप अपने आप को कम लेके आ रहे हैं, वो चीज़ भी आपके लिए जो है डेंजरस हो सकती है। और दूसरी चीज़ है कि क्विक मेथड से अगर आप बॉडी बनाना चाह रहे हैं और उस चक्कर में अगर आप स्टीरॉयड्स का यूज़ करते हैं, अगर आप कोई टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लगाते हैं इन पर्टिकुलर, तो ये स्टीरॉयड्स और टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो मेल्स के अंदर में उल्टा उनके स्पर्म्स को कम कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। तो नेचुरली फिर ये बॉडी आपकी अच्छी बन रही है, लेकिन आप
वैसे जो है स्पर्म के नामचे में वो इनफर्टाइल होते हैं। सो गुड लकिंग मैन विच इज़ बेसिकली इनफर्टाइल इज़ व्हाट वी से, कि अगर आप स्टीरॉयड और टेस्टोस्टेरोन से फास्ट बॉडी बनाने की कोशिश करते हैं तो ये चीज़ें आपके साइड इफ़ेक्ट में ज़रूर रहेंगी। इसके साथ और भी कई ऐसे थॉट्स हैं जो मैंने सुने हैं कि बहुत ज़्यादा हीट एक्सपोजर है, वो भी आपको इनफर्टाइल कर सकता है, उसको आप कैसे समझाएंगे? बहुत सारे जो प्रोफेशनल हैज़ार्ड्स जिसको कहते हैं, जैसे कि पेशेंट्स हमारे जो यूएई में, दुबई में बहुत जगह पे काम करते हैं। अब तो इंडिया भी मैं कहूँगा धीरे धीरे दुबई की तरह ही बनता जा रहा है कि आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं और बाहर 47 48 का टेम्परेचर हुआ होता है। सो ये हीट वेव क्या करती है, ये हीट वेव भी आपके स्पर्म के लिए पर्टिकुलरली डेट्रीमेंटल डेंजरस होती है। अगर आप लॉन्ग सिटिंग करते हैं, कोई भी आपका काम है जिसमें आप लॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं, या आप लैपटॉप अपने लैप पे रखते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई भी टाइट अंडरगारमेंट्स जीन्स पहन के बहुत लंबे देर के लिए बैठते हैं, बहुत लंबे देर के लिए सोना करते हैं, ठीक है, जो गर्म पानी के जो ये जो सारी चीज़ें हैं ये टेस्टिस के आसपास का जो एरिया है उसको गर्म रखती हैं। तो ऊपर वाले ने हमें टेस्टिस बाहर क्यों दिया है, वो इसीलिए दिया है कि नॉर्मल जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहे ताकि स्पर्म्स बेहतर बने। तो अगर आप उस टेम्परेचर को बढ़ा देंगे किसी भी तरह से, चाहे वो एक्सटर्नल हीट वेव है, चाहे लैपटॉप रख रहे हैं, चाहे आप लंबे टाइम की सिटिंग कर रहे हैं, या आप टाइट गारमेंट्स पहन रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके स्पर्म के लिए डेंजरस होती हैं। सर अभी अपने टाइट कपड़ों का भी जिक्र किया, क्या ये चीज़ सिर्फ आदमी के लिए है या औरत भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए? इसके अंदर में मेल्स के लिए मैं कहूँगा थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, मेल्स के लिए थोड़ा ज़्यादा इसीलिए है कि जब आप टाइट पहन रहे हो तो आपके जो टेस्टिस हैं वो आपकी बॉडी के साथ बिल्कुल लग जाते हैं। तो जो हीट है ट्रांसमिशन वो बिल्कुल बॉडी के टेम्परेचर जितना हो जाता है। तो अगर आप उसको लंबे टाइम के लिए, लंबे वक्त के लिए पहनेंगे, रोज़ पहनेंगे, महीनों पहनेंगे, तो ये कहीं ना कहीं पे ये चीज़ स्पर्म्स के लिए अच्छी नहीं होती है। अगर फीमेल यूज़ कर रही है तो फीमेल के अंदर में अगर आप टाइट क्लोथिंग ये पहन रहे, पर्टिकुलरली समर के मंथ्स के अंदर में, तो ये चीज़ें इरिटेशन, स्वेट और ये चीज़ें होकर फंगल इन्फेक्शंस होकर वो सेकेंडरी आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको क्रिएट करके इनडायरेक्टली आपकी फर्टिलिटी के पोटेंशियल के ऊपर में असर डाल सकती होती है। यानी कि वजाइनल इन्फेक्शन से भी आप इनफर्टाइल हो? यस, ऑफ कोर्स हो सकते हैं। वजाइनल इन्फेक्शंस एक्सपेंड होके पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ बन के वो आगे आपकी ट्यूब्स, इन सब चीज़ों को काम करने की क्षमता के ऊपर फ़र्क डाल सकती है। और एक और सवाल था सर मेरा, जैसे एनआरआई कपल्स हैं वो उनका प्रेफरेंस रहता है कि हम इंडिया में आकर करवाएं जो भी हमारा यहाँ पे है, तो उनको आप कैसे बैलेंस करते हैं जब एनआरआई कपल यहाँ आता है तो उनका, क्योंकि टाइम स्केड्यूल भी बहुत कम होता है, तो वो चीज़ें कैसे बैलेंस होती हैं सरब हेल्थ केयर में? हमारे पास में सबसे पहले जो एनआरआई मेरे ब्रदर सिस्टर जो देख रहे हैं, जो आईवीएफ की ट्रीटमेंट करवाने आना चाहते हैं, उनको मैं ये बता के एक रिलीफ देना चाहता हूँ कि एक तो डेडिकेटेड टीम है हमारे पास में, ठीक है, जो आपको कांटेक्ट करेगी। अगर आप आईवीएफ के लिए आना चाहते हैं तो वो आईवीएफ की थ्रू आउट जर्नी जो है आपकी वो बहुत ईज़ी कर देंगी। वो एनआरआईज जो जलंधर के आसपास रहते हैं, अगर उनको रहने की कोई समस्या है तो भी हमारे पास वो टेक केयर करेंगे, हमारी एसोसिएशंस हैं। अगर उनको खाने पीने की भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीज़ें हम टेक केयर करते हैं। एक डेडिकेटेड यूनिट्स हैं, वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग, इन सब कॉलिंग के ऊपर हम लोग पहले से ही उनको सब तरह की काउंसलिंग, ये सब चीज़ें बता के चलते हैं। यानी कि वो फॉरेन में होते हैं तो आप वहाँ से डायरेक्टली पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हम उनको सारी डिटेल्स लेकर सारी चीज़ें समझाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि वो यहाँ पे आएँ जब, तो पहली चीज़ है वो कम टाइम के लिए उनको इस चीज़ के लिए रुकना पड़े। दूसरी चीज़ है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज होती है, कस्टमाइज होती है। तो जब भी वो यहाँ पे आएंगे तो हम उनको कहते हैं कि आप अपना कोई भी जो काम है वो ये ना सोचें कि काम बीच में मेरे सफ़र करेगा, बल्कि हम लोग उनकी आईवीएफ की ट्रीटमेंट इस हिसाब से सिंपल और कस्टमाइज़ कर सकते होते हैं
कि वो पूरा घूमते रहेंगे, जिस डेज पे हमने बुलाना है हम उनको बस बुलाएंगे। उनको पता भी नहीं चलेगा कि उनका कब आईवीएफ हो गया, और उनको पता भी नहीं चलेगा कि होपफुली वो कब प्रेग्नेंट हो गए हैं। तो वो घूम सकते हैं अपनी हर जो फंक्शंस हैं जिसके लिए वो आ रहे हैं, या अगर वो अटेंड करना चाहते हैं, वो सब मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। मैं कहूँगा कि आईवीएफ तो जस्ट एक बाय प्रोडक्ट की तरह उनको अपने टूर के अंदर में पता चलेगा कि मैं तो आईवीएफ भी हो गया ना, आई एम प्रेग्नेंट। यानी कि अब ये पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को यही शायद ये मिथ ही है कि पेनफुल प्रोसीजर है आईवीएफ, आपको थोड़ा बेड रेस्ट चाहिए। तो उस चीज़ को भी थोड़ा मैं चाहती हूँ कि आप बस्ट करें। ये भी एक मिथ है तानिया जी कि आईवीएफ के लिए बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है। जब भी हम लोग एम्ब्रियोज बना के अंदर रखते हैं यानी कि ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके बाद में हम एडिक्वेट रेस्ट यहाँ पे ही करवा के भेजते हैं, 30 मिनट्स टू 1 आवर। उसके बाद में फ़ीमेल जो है आराम से मूव कर सकती है, बल्कि हम उसको कहते हैं कि आप घर के जो काम कर रही हैं छोटे मोटे, वो आपको करने चाहिए। जैसे वो कुकिंग कर रही है, टीवी देख रही है, अगर हल्का फुल्का डस्टिंग वगैरह कर रही हैं तो कर सकती हैं, बल्कि करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपके जो ब्लड फ्लो है वो बेटर रहता है। तो ब्लड फ्लो बेटर रहेगा तो आपके इम्प्लांटेशन यानी कि उनको जुड़ने की जो क्षमता है वो भी बेटर होगी। स्ट्रेस कम रहता है, नहीं तो वो लेटी रहेंगी तो वो सोचती रहती हैं, ठीक है। सो कभी भी ये नहीं करना है कि आपको लेटे रहना है, बल्कि आपको मूव करते रहना है। इन चीज़ों से प्रेगनेंसी पे असर नहीं पड़ता है। सर, मेरा आईवीएफ को लेकर एक और सवाल है कि हम कई बार एड्स भी देखते हैं, टीवी एड्स भी होती है, इसके प्राइस को लेकर कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो वो एक स्टैंडर्ड हमें पता नहीं चल पाता कि इसका प्राइसिंग क्या है। उसको आप, जिससे बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी रहते हैं, उसको आप थोड़ा बताइए। तानिया जी बिल्कुल सही बात है। तो हम जब भी हमारे पास में क्वेरीज आती हैं, टेली कॉलिंग में से आती हैं या फिर हमारे पास पर्सनल उस पे से, सो ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है वो कॉल्स कॉस्ट को लेके होती है। कॉस्ट के बारे में कन्फ्यूजन होती है कि ये कॉस्ट उस सेंटर में ऐसी क्यों है, उस सेंटर में ऐसी क्यों है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हर पेशेंट की प्रॉब्लम अलग अलग होती है। ट्रीटमेंट आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से होती है, इसीलिए वो वेरी करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बात बताऊं कि हमारे किसी भी एनआरआई ब्रदर सिस्टर ने पूछा कि कितनी कॉस्ट आती है, सो हमने उसको नहीं देखा है, हमने उसका स्कैन नहीं किया है। वो यहाँ पे आई, आते ही हमने देखा तो उसके स्कैन के अंदर में फॉर एग्ज़ाम्पल एंडोमेट्रियल पॉलिप यानी कि अंदर एक यूट्रस के बड़ा सा पॉलिप पड़ा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं एक सॉफ्ट रसौली, या फिर कोई फाइब्रॉयड है जो अंदर आ रहा है यूट्रस के अंदर। अब अगर मैं इसको पहले ठीक नहीं करूँगा और बिना ठीक किए ही बच्चा बना के अंदर रख दूँगा तो वो जुड़ेगा नहीं। सो मुझे पहले वो ठीक करना पड़ेगा, फिर वो ठीक करने के बाद मुझे वेट करना पड़ेगा कि अंदर की चीज़ें सेटल हों, फिर मैं उसका आईवीएफ करके एम्ब्रियो बना के रखूँगा, तो कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि किसी के बॉडी स्ट्रक्चर कुछ और है, किसी की प्रॉब्लम कुछ और है। हो सकता है कि मुझे किसी में ज़्यादा इंजेक्शंस देने पड़े एग बनाने के लिए, किसी के मुझे कम इंजेक्शंस में ही एग बन जाए, किसी के एग इतने ज़्यादा हैं कि मुझे वो एग निकाल के पहले एम्ब्रियो बना के स्टोर करना पड़ेगा, फ्रीज़ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में मुझे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। किसी के अंदर में ओवरी के अंदर इतनी बड़ी सिस्ट्स हैं, ठीक है, कि मुझे पहले वो निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि जहाँ पे उसका एग बन रहा है वो सिस्ट के पीछे बन रहा है, तो मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे पहले वो निकालनी पड़ेगी। सीमन के अंदर में फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं आ रहा है, हो सकता है कि मुझे टेस्टिस में से नीडल डाल के स्पर्म निकालने पड़ेंगे। तो ये सारी ट्रीटमेंट्स जो हैं ये हर कपल की प्रॉब्लम के हिसाब से इंडिविजुअलाइज और कस्टमाइज होती है। इसी हिसाब से जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट होती है। सो इन जनरल अगर हम बात करें आईवीएफ की, सो आईवीएफ की कॉस्ट 3 फेजेस की कॉस्ट होती है। सबसे पहला फेज़ जब हमने फीमेल के एग बनाने हैं, तो उसके अंदर में उनके ब्लड टेस्ट होंगे और उनके इंजेक्शंस चलते हैं और उनकी मॉनिटरिंग होती है अल्ट्रासाउंड में कि उसके एग कैसे बन रहे हैं। तो जनरली ये फेज़ पीरियड के सेकंड डे से शुरू होकर पीरियड के 10-12 दिन तक रहता है। तो आपके इस फेज़ में मेन जो कॉस्ट आती है वो आपके इंजेक्शंस,
आपकी मॉनिटरिंग की आती है। फिर सेकंड फेज़ के अंदर में हम उन एग्स को निकालते हैं। एग्स को अंडर एनेस्थीसिया निकाला जाता है। एक हाई एंड ऑपरेशन थिएटर में आईवीएफ लैब के साथ जो जुड़ा है वहाँ पे निकाला जाता है। तो यहाँ पे आपके एनेस्थीसिया की कॉस्ट आएगी, एनेस्थीसिया के प्रोफेशनल्स की कॉस्ट आएगी, एग निकालने की कॉस्ट आएगी, और आईवीएफ या इक्सी जिस भी प्रोसीजर से आपके एग बन के साथ स्पर्म बना के एम्ब्रियो बनाए हैं, ये उन एम्ब्रियोज़ की कॉस्ट आएगी। एम्ब्रियोज़ को इनक्यूबेटर के अंदर रख के डेवलप करना होता है, तो ये सेकंड फेज़ की कॉस्ट है कि जब आपके एम्ब्रियोज़ तैयार होते हैं। फिर थर्ड फेज़ आता है कि जब हम लोग उन एम्ब्रियोज़ को निकाल के बना के वाइफ के अंदर रखेंगे। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है और ट्रांसफ़र के बाद फिर 14 दिन तक मेडिसिन चलती है। ये थर्ड फेज़ होता है। तो आप जब भी आईवीएफ के लिए जा रहे हैं कहीं पे भी, तो आपको ये बात पूछनी है कि आप आईवीएफ की जो मुझे कॉस्ट बता रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट फेज़ की कॉस्ट जिसमें मेरे एग बनेंगे, इंजेक्शंस होंगे, ब्लड टेस्ट होंगे, क्या उसकी कॉस्ट इंक्लूडेड है? फिर आप पूछिए कि सेकंड फेज़ में जब आप मेरे एग्स निकालेंगे, सीमन लेके मेरे हस्बैंड का एम्ब्रियो बनाएंगे, डेवलप करेंगे, क्या ये कॉस्ट उसमें इंक्लूडेड है? फिर तीसरा पूछिए कि जब ये एम्ब्रियोज़ बना के आप अंदर रखेंगे, मेरे ट्रांसफ़र करेंगे, और ट्रांसफ़र के बाद की जो 14 दिन मेडिसिन देंगे, क्या ये फेज़ भी उसके अंदर इंक्लूडेड है? या चौथी चीज़ कि आपके अगर एम्ब्रियोज़ एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो क्या उसको जो फ्रीज़ करेंगे वो कॉस्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है? तो जब भी ऐसी बातें आप करेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी कि ये सामने से जो हमारे को कॉस्ट बताई जा रही है, ये कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं। तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो हम जो अपने सेंटर के अंदर में आपको कॉस्ट बता रही होती है, तो वो कॉस्ट एक डेडिकेटेड पेज के ऊपर लिखी होती है, और उस पेज के ऊपर मेंशन्ड होता है कि आपकी ये कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। सो तानिया जी, आईवीएफ की कॉस्ट से पहले ये बता दूं कि आईवीएफ अफोर्डेबल है, ठीक है, इसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। सो अगर हम सिर्फ एनआरआईज़ की बात करेंगे, सो कंपेयर टू द कॉस्ट दैट दे गेट ओवर देयर, चाहे वो यूएसए से है, कनाडा से है, यूरोप से है, ऑस्ट्रेलिया से है, उनकी कॉस्ट के कंपैरिजन में हमारी कॉस्ट इज़ ऑलमोस्ट 1/5, ठीक है। और हम लोग उस कॉस्ट के अंदर में भी उनको मैं ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि रिज़ल्ट्स और बेटर क्वालिटी की केयर जो होती है वो हम लोग उनको देते हैं। सो आईवीएफ अफोर्डेबल है, और बाहर के देशों में के कंपैरिजन में इंडिया के अंदर में बहुत बहुत सस्ता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सरक। मुझे लगता है कि आपके इस आंसर से काफ़ी जो लोग हैं जिनको कोस्ट को लेकर कन्फ्यूजन रहता था वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। आप भी देखते रहिए द हेल्थ टॉक शो।